नमस्कार विद्यार्थियों। मैं आज आप लोगों के लिए अर्थव्यवस्था का 10वीं क्लास का दूसरा चैप्टर राज्य एवं राष्ट्र की आय लेकर के आया हूं। आज हम इसके बारे में आज हम जानेंगे इस चैप्टर के बारे में और आपके परीक्षा के लिए कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस चैप्टर में जानेंगे। पहला है आपका पॉइंट आय किसे कहते हैं। कहता है जब कोई व्यक्ति किसी प्रकार का शारीरिक अथवा मानसिक कार्य करता है और उस कार्य के बदले में जो पारिश्रमिक मिलता है उस व्यक्ति की उसकी आय कहलाती है। यानी आय मतलब आमदनी। आमदनी तब होता है जब कोई व्यक्ति किसी प्रकार का कार्य करता है और वो कार्य दो तरह से के हो सकते हैं। पहला एक शारीरिक और दूसरा मानसिक, और उसके बदले में जो उन्हें मिलता है उसी को आय कहते हैं। और आय के द्वारा ही माना जाता है कि कोई भी देश हो या राज्य हो या कोई व्यक्ति हो वो संपन्न किस प्रकार से है, तो वो आय के अनुसार ही व्यक्ति को संपन्न माना जाता है। या कोई देश विकसित हो अविकसित हो वो आय के आधार पर ही माना जाता है। बिहार की आय कम क्यों है। अतः बिहार एक ऐसा राज्य है जहाँ उनकी आय बहुत ही कम होती है। तो क्यों कम है इसके बारे में हम जानेंगे। तब बिहार की आय कम क्यों है, तो बिहार अत्यंत गरीब एवं पिछड़ा हुआ राज्य है। बिहार बहुत ही गरीब एवं पिछड़ा हुआ राज्य है जहाँ गरीबी की व्यापक प्रवृत्ति निरंतर मौजूद रही है। यानी कि जो गरीबी की व्यापक प्रवृत्ति है वो लगातार बिहार में मौजूद रही है। और इसका कारण क्या है, तो बिहार राज्य की जो प्रति व्यक्ति आय है वो पूरे देश भर में न्यूनतम है। न्यूनतम मतलब कम, जिसके चलते बचत निम्न स्तर पर होता है। यानी प्रति व्यक्ति आय ही कम है तो बचत कम होता है। बचत कम के कारण होने के कारण पूंजी निर्माण दर कम होता है। यानी पूंजी लोगों के पास बच ही नहीं पाता, निर्माण ही नहीं हो पाता है। तो कम पूंजी निर्माण के कारण विनियोग भी कम होता है, जिसके परिणाम स्वरूप बिहार में प्रति व्यक्ति आय पुनः निम्न स्तर पर कायम रहती है। तो इस प्रकार हमने देखा कि बिहार की आय कम क्यों है, उसके कारण क्या है। तो यहाँ के प्रति व्यक्ति आय ही कम है और प्रति व्यक्ति आय कम होने के कारण बचत कम होता है। बचत कम होने के कारण पूंजी निर्माण दर की कमी होती है और पूर्णतः फिर वही स्थिति में पहुँच जाती है। इस प्रकार बिहार की आय कम हो जाती है, यानी कम रहती है। देश के कौन कौन से राज्य का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। देश के कौन कौन से राज्य का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। इसमें पहला चंडीगढ़ है 70,361 रुपया, गोवा 54,850 रुपया, दिल्ली 50,565 रुपया। जिसमें चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश है। यहाँ गोवा राज्य में सबसे ज़्यादा प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य है। देश के कौन कौन से राज्य का प्रति व्यक्ति आय निम्न है, तो उसमें पहला हरियाणा, दूसरा पंजाब, तीसरा बिहार। बिहार सबसे कम आय वाला राज्य है। तो आपके बुक के अकॉर्डिंग जो अर्थव्यवस्था है 10वीं क्लास की, उसके अनुसार जो बुक में दिया हुआ है उसके अनुसार सबसे कम आय वाला राज्य बिहार है और कम में ऊपर हरियाणा है और अधिक राज्य वाला आय गोवा है और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ है। कहते हैं गरीबी को जन्म देती है कैसे। यहाँ पर हमको समझना है एक बात जो है कि गरीबी से गरीबी पनपती है। यानी गरीबी ही गरीबी को जन्म देती है। इसका क्या कारण है। कहता है कि जहाँ प्रति व्यक्ति आय कम हो तो बचत एवं विनियोग भी कम होता है तथा पूंजी निर्माण दर कम हो जाता है। यानी प्रति व्यक्ति आय है, यानी व्यक्ति का इनकम जहाँ कम है वहाँ बचत एवं विनियोग भी कम होगा। इसके कारण पूंजी निर्माण दर कम होता है, जिसके परिणाम स्वरूप हर वर्ष प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि नहीं हो पाती है। सामान्यतः हम कह सकते हैं कि गरीबी को जन्म देती है। यानी सब कुछ आपके
आय पर निर्भर करता है। जितना ज़्यादा आप कमाओगे उतना आपका आय बढ़ेगा, प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगा और आप अच्छे जीवन को लीड करोगे। या चाहे कोई देश हो या व्यक्ति हो, चाहे राज्य हो, ये सब पर लागू होता है। इस कथन को एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री रैगनर नक्स ने गरीबी के कुचक्र के रूप में व्यक्त किया। यानी यहाँ पर एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री है रैगनर नक्स, जो गरीबी को बोला कि एक कुचक्र है। ये कुचक्र मतलब बुरा चक्र है कि जो भी इसमें फंसता है वो लोग उसी चक्र में घूमते रह जाते हैं, क्योंकि गरीबी के कारण उनकी आय बहुत कम होती है और आय के कम होने के कारण अशिक्षा और अज्ञानता होती है, तो बच्चों की पैदाइश भी ज़्यादा कर लेते हैं। फलतः उनकी अगली पीढ़ी और भी गरीब हो जाती है। गरीबी का यह कुचक्र अनवरत चलता रहता है। इसका आशय यह है कि गरीबी ही गरीबी को जन्म देती है। नेक्स्ट है 2008-9 के अनुसार भारत के प्रति व्यक्ति आय कितनी रुपया है। ये आपके बुक के अनुसार है 25,454 रुपीज़ है और ये सवाल परीक्षा में कई बार पूछा भी गया है। भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है, तो चंडीगढ़ 70,361 रुपया। आय की गणना कौन सी संस्था करती है, यानी हमारे यहाँ राष्ट्रीय आय की गणना किस संस्था के द्वारा की जाती है। यहाँ पर आपका हो जाएगा आंसर CSO, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। इसके माध्यम से हमारे देश में राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। राष्ट्रीय आय की जो निम्नलिखित परिभाषा है उनको यहाँ पर हम देखेंगे, क्योंकि राष्ट्रीय आय की एक परिभाषा नहीं अनेक परिभाषा दी जा सकती है अपने देश के अनुसार कि देश में क्या क्या चीज़ है या किस अनुसार हम उसके राष्ट्रीय आय को परिभाषित कर सकते हैं। तो पहला हम देखते हैं कि किसी देश में एक वर्ष की अवधि में उत्पादित सभी वस्तुओं एवं सेवाओं के कुल मौद्रिक मूल्य के योग को राष्ट्रीय आय कहते हैं। यानी यहाँ पर कहा गया सीधा सीधी बात कि कोई भी एक देश है जो हर वर्ष यानी एक साल की अवधि लेती है और उसमें जो भी वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन करती है उसके मौद्रिक मूल्य के योग को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। यानी जिसका जितना भी उसका मौद्रिक मूल्य होता है सबको ऐड किया जाता है, जोड़ा जाता है और फिर राष्ट्रीय आय निकाला जाता है। दूसरा है एक वर्ष में किसी देश में अर्जित आय की कुल मात्रा को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। यानी एक वर्ष हो, कोई भी हम परिभाषा जब दे रहे हैं तो उसमें राष्ट्रीय आय के लिए सिर्फ एक ही वर्ष लिया जाता है, यानी हर वर्ष राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। दूसरा है श्रम एवं पूंजी के सहयोग एवं उपलब्ध प्राकृतिक साधनों के उपयोग से जो भौतिक जिसे मूल्य के रूप में आंका जाता है और अभौतिक ऐसी सेवाएं जो अदृश्य रूप संसाधनों की वृद्धि करता के मूल्य को ही राष्ट्रीय आय कहा जाता है। यानी श्रम और पूंजी के सहयोग से एवं उसके उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग से जो भौतिक और अभौतिक संसाधनों के जो कुल मूल्य होते हैं उसको ही राष्ट्रीय आय कहा जाता है। तो ये भी आप राष्ट्रीय आय की परिभाषा दे सकते हैं। खेत खलिहानों से उत्पन्न तथा ज्ञान एवं दक्षता से किए गए उत्पादन को राष्ट्रीय आय कहते हैं। यानी हम खेत खलिहान में जो भी चीज़ों को उत्पादन करते हैं, ज्ञान एवं दक्षता से जो उत्पादन करते हैं वो भी राष्ट्रीय आय कहलाता है। कुल उत्पादन के क्रम में किए गए खर्चों को घटा देने के बाद जो बचता है उसे शुद्ध राष्ट्रीय आय कहा जाता है। यहाँ पर शुद्ध राष्ट्रीय आय किसे कहा जाता है, तो कुल उत्पादन के क्रम में किए गए खर्चों को घटा देने के बाद जो बचता है उसे शुद्ध राष्ट्रीय आय कहा जाता है। यानी जब भी हम कोई वर्क करते हैं तो उसमें अपना श्रम या पूंजी लगता है, तो पूंजी जो लगाया जाता है तो हमको जब हम शुद्ध आय खोजेंगे कि हमने क्या आय कमाया, जैसे हम कोई बिजनेस किए या दिन भर का जिसमें हमको 5,000 रुपया अपना पूंजी लगा और टोटल एक दिन का आया 8,000, तो वो टोटल आय हुआ। लेकिन हमें उसमें शुद्ध आय अगर हमको जानना है तो जो हमने खर्चा किया जो हमने लगाया उसको घटा देंगे तो हमको शुद्ध आय निकल के आ जाएगा, यानी शुद्ध राष्ट्रीय आय कहलाएगा। तो 8,000 माइनस 5,000 तो वो इक्वल टू 3,000 मतलब 3,000 रुपया हुआ, तो 3,000 वो शुद्ध आय हो गया किसी व्यक्ति का। तो इसी तरह से राष्ट्रीय आय को भी एक साल में जो खर्च किया जाता है उसको घटा देने के बाद जो प्राप्त होता है वो शुद्ध राष्ट्रीय आय कहलाता है।
प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल के अनुसार राष्ट्रीय आय क्या है? कहता है किसी देश की श्रम एवं पूंजी का उसके प्राकृतिक संसाधनों पर प्रयोग करने से प्रति वर्ष भौतिक तथा अभौतिक वस्तुओं पर विभिन्न प्रकार की सेवाओं का जो शुद्ध समूह उत्पन्न होता है उसे राष्ट्रीय आय कहा जाता है। यानी ये भी जो पीछे वाले परिभाषा था, श्रम एवं पूंजी प्राकृतिक संसाधनों पर जो प्रयोग करने से प्रतिवर्ष भौतिक और अभौतिक वस्तुओं पर विभिन्न प्रकार की सेवाओं को जो शुद्ध रूप समूह उत्पन्न होता है उसे राष्ट्रीय आय कहते हैं। ये प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल के अनुसार है। हमारे दूसरे अर्थशास्त्री प्रोफेसर पिग्गू हैं, उनके अनुसार राष्ट्रीय आय कहा जाता है कि राष्ट्रीय आय लाभांश किसी समाज की वस्तुनिष्ठ अथवा भौतिक आय का वह भाग है जिसमें विदेशों से प्राप्त आय भी सम्मिलित होती है और जिसे मुद्रा के रूप में मापा जा सकता है या मुद्रा से माप करते हैं। यानी कि जो समाज की वस्तुनिष्ठ अथवा भौतिक आय का वह भाग जिसमें विदेशों से आय भी प्राप्त है, यानी ये अपने परिभाषा में विदेशों की आय को सम्मिलित कर दिए कि जो भी हम अपने भौतिक देश में अपने जो उत्पादन करते हैं उसमें विदेशों से आय जो प्राप्त होती है तो उसको भी मिला देते तो राष्ट्रीय आय कहलाता है। प्रोफेसर फिशर के अनुसार कहता है कि उनके अनुसार वास्तविक राष्ट्रीय आय वार्षिक शुद्ध उत्पादन का वह भाग है जिसका उस वर्ष के अंतर्गत प्रत्यक्ष रूप से उपभोग किया गया। मतलब इनका सीधा सीधा कहना है कि अपने देश में जो भी हम एक साल के अंदर जो भी वस्तुओं सेवाओं का उपभोग किए प्रत्यक्ष रूप से वो राष्ट्रीय आय कहलाया। नेक्स्ट है तीसा के भयानक आर्थिक मंदी कब आई? तो इसका जवाब हो जाएगा 1929 और 4 साल तक चला, यानी कि 1933 तक चला। तो इसका सही जवाब 1929 से 33 हो जाएगा। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की सहायता कौन करता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की सहायता राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन, जिसको हम NSSO कहते हैं, उसके द्वारा किया जाता है। नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। प्रोफेसर केन्स के अनुसार राष्ट्रीय आय क्या है? तो प्रोफेसर केन्स के अनुसार राष्ट्रीय आय की जो धारणा है एक नए सिरे से विचार किया है। इनके अनुसार राष्ट्रीय आय को भोक्ता वस्तु तथा विनियोग वस्तुओं पर किए गए कुल व्यय के योग के बराबर व्यक्त किया जाता है। यानी कि इनका कहना है कि जो राष्ट्रीय आय है, जो व्यक्ति किसी वस्तु पर खर्च किए और विनियोग किए दोनों को योग्य यानी जोड़ देंगे तब वो राष्ट्रीय आय कहलाएगा। तो ये परिभाषा एक फॉर्मूला दी है, बाई बराबर सी प्लस आई, जहाँ बाई राष्ट्रीय आय है नेशनल इनकम, सी उपभोग व्यय है और आई विनियोग यानी इन्वेस्टमेंट है। तो बाई बराबर सी प्लस आई यानी राष्ट्रीय आय का मतलब हुआ कि उपभोग व्यय प्लस विनियोग दोनों को जोड़ने के जो इक्वल होगा वो राष्ट्रीय आय कहलाएगा। यानी आप जो खर्चा करते हैं किसी वस्तु पर या अपने जीवन में किसी चीज़ वस्तु को उपभोग करते हैं, व्यय करते हैं, उस पर खर्च करते हैं और किसी चीज़ पर विनियोग करते हैं यानी इन्वेस्ट करते हैं, तो दोनों को मिला देंगे तो राष्ट्रीय आय कहलाएगा। इनके अनुसार प्रोफेसर केन्स के अनुसार उनके अनुसार ये परिभाषा दिया गया है। अब हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय आय की धारणा। तो राष्ट्रीय आय की धारणा कितने हैं? तो यहाँ पर उनके धारणा को पढ़ेंगे और राष्ट्रीय आय की धारणा 3 है। सकल घरेलू उत्पाद, जिसको हम इंग्लिश में ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं। दूसरा है कुल या सकल राष्ट्रीय उत्पाद, जिसको ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट कहते हैं। तीसरा है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन, नेट नेशनल प्रोडक्ट कहते हैं। तो हम एक एक करके बारी बारी से समझेंगे। सकल राष्ट्रीय उत्पाद, पहला सकल घरेलू उत्पाद, किसी देश में किसी दिए हुए वर्ष में वस्तुओं और सेवाओं की जो कुल मात्रा उत्पादित की जाती है उसे सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। यानी ये भी है कि कोई भी देश हो, एक वर्ष का समय लेता हो और वस्तुएं सेवाओं की जो कुल मात्रा उत्पादित करती है उसे हम सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। इसी से हमारे अर्थव्यवस्था को मापा जाता है, GDP ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। कुल या सकल राष्ट्रीय उत्पादन तथा किसी देश में एक साल के अंतर्गत जितनी वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन होता है उनके मौद्रिक मूल्य के कुल राष्ट्रीय उत्पादन कहते हैं। यानी कुल राष्ट्रीय उत्पादन का पता लगाने के लिए सकल घरेलू उत्पादन में देशवासियों के द्वारा विदेशों में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को जोड़ दिया जाता है।
तथा विदेशियों द्वारा देश में उत्पादित वस्तुओं के मूल्य को घटा दिया जाता है। यानी कि कुल यह सकल राष्ट्रीय उत्पाद जो है अपने देश में व्यक्ति के द्वारा एक साल में जो वस्तुएं सेवाओं का उत्पादन तो होता ही है, लेकिन अपने देश के लोग जो विदेशों में कमा रहे होते हैं उनको आय भी इसमें शामिल कर लिया जाता है, और हमारे देश में जो विदेशी लोग कमा रहे हैं उनके आय को घटा दिया जाता है। तो इस प्रकार से शुद्ध यानी सकल राष्ट्रीय उत्पादन प्राप्त होता है। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन, कुल राष्ट्रीय उत्पादन को प्राप्त करने के लिए हमें कुछ खर्च करना पड़ता है, अतः कुल राष्ट्रीय उत्पादन में से इन खर्चा को घटा देने से जो शेष बचता हुआ शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन कहलाता है। उत्पादन के बीच इसी का वितरण किया जाता है। कुल राष्ट्रीय उत्पादन में से कच्चे माल की कीमत, पूंजी की घिसावट एवं मरम्मत पर किए गए व्यय, कर एवं बीमा का व्यय घटा देने से जो बचता है वो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन कहलाता है। यानी शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन क्या है? तो एक साल में हम अपने जितने भी वस्तुएं सेवाओं का उत्पादन किए, और वहाँ पर जो भी खर्च हुआ, चाहे वो माल की कीमत पर खर्च हुआ हो, पूंजी की घिसावट पर खर्च हुआ हो, या उसके मरम्मत पर खर्च हुआ हो, या कर एवं बीमा पर खर्च हुआ हो, तो उन सारे खर्चा को ऐड करके उसमें घटा देने से शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन प्राप्त होता है, जिसको हम NNP कहते हैं, नेट नेशनल प्रोडक्ट। दादा भाई नौरोजी की पुस्तक कौन सी है? तो इनकी पुस्तक फेमस पुस्तक है पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इनकी बहुत ही फेमस किताब है पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जिनको दादा भाई नौरोजी ने लिखा है। भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया था? तो भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आय का अनुमान दादा भाई नौरोजी ने 1868 में लगाया था। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है 10th के लिए भी और कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी, क्योंकि बहुत बार पूछा भी गया है कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में। भारत का पहले प्रति व्यक्ति आय कितने रुपये थी? यानी दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले 1861 में भारत की प्रति व्यक्ति आय 20 रुपया मात्र बताए थे कि भारत की प्रति व्यक्ति आय 20 रुपया है। भारत का 20 रुपये प्रति व्यक्ति आय को किसने बतलाया था? यानी दादा भाई नौरोजी ने। पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसकी पुस्तक है? दादा भाई नौरोजी की। भारत का राष्ट्रीय आय का आंकड़ा सर्वाधिक किसने अनुमान लगाया था? डॉक्टर VK राव, RV राव। यानी जो प्रचलित आंकड़ा था, सर्वाधिक अनुमान लगाया और सर्वाधिक प्रचलित भी हुआ, तो वो डॉक्टर VK RV राव के द्वारा जो राष्ट्रीय आय बताया गया था वो प्रचलित बहुत ही था। भारत का राष्ट्रीय आय का आंकड़ा सर्वाधिक कब प्रचलित था? 1925 से 29 में। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसकी अध्यक्षता में किया गया? PC महालनोबिस बीस के अध्यक्षता में किया गया। ये सारे क्वेश्चंस आपका ऑब्जेक्टिव है और ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं परीक्षा में, तो उसके हिसाब से ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हो जाता है, महत्वपूर्ण हो जाता है। यानी स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके अध्यक्षता में किया गया? तो PC महालनोबिस की अध्यक्षता में। 1954 के बाद राष्ट्रीय आय की आकलन कौन सी संस्था करने लगी? इसका सही जवाब हो जाएगा CSO, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। भारत के लोग अपने जीवन स्तर को खुशहाल कैसे बना सकते हैं? तो भारत की जो प्रति व्यक्ति आय कम है, तो अशिक्षा का स्तर ज़्यादा है एवं भाषा, जीवन शैली और संस्कृति की बहुतायात है, तो इस बात का एहसास निरंतर बढ़ता जा रहा है। कहता है भारत की जो प्रति व्यक्ति आय है बहुत ही कम है, यहाँ शिक्षा भी ज़्यादा है, भाषा में विविधता है, जीवन शैली में विविधता है, संस्कृति में विविधता है, और ये चीज़ें लगातार बढ़ते जा रही है। विभिन्न आर्थिक सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हम अपनी प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि करेंगे। ऐसा करके ही हम अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं तथा अपना जीवन स्तर को ऊंचा कर सकते हैं। तो भारत के लोग अपने जीवन को किस प्रकार खुशहाल बना सकते हैं? तो अपने प्रति व्यक्ति आय को बढ़ा करके। जितना ज़्यादा प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगा उतना ही भारत के लोगों का जीवन स्तर, सामाजिक स्तर, हर चीज़ से वो आगे बढ़ेंगे और उसका जीवन खुशहाल होगा। प्रति व्यक्ति आय क्या है? राष्ट्रीय आय में देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल प्राप्त होता है उसे प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। प्रति व्यक्ति आय का फार्मूला है
राष्ट्रीय आय बटा देश की कुल जनसंख्या, नेशनल इनकम बाई टोटल पॉपुलेशन ऑफ कंट्री, यानी पर कैपिटा इनकम इक्वल टू नेशनल इनकम बाई टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, यानी प्रति व्यक्ति आय बराबर राष्ट्रीय आय बटा देश की कुल जनसंख्या होता है। यानी कि राष्ट्रीय आय में देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर प्रति व्यक्ति आय प्राप्त होता है और ये एक औसत आय माना जाता है। ये प्रति व्यक्ति आय कैसी आय है? औसत आय है, एवरेज आय है।